गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लेके आया हूँ आपके हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, या कह सकते हैं एसएसटी का चैप्टर 7। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है लेकिन एसएसटी का 7 चैप्टर है। इसका नाम है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। इसकी अगर हम मेनली बात करें, एक तरह से एक रेवोल्यूशन था 1857 में, जो अपने देश को, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। ठीक है, ये रेवोल्यूशन जो था वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कंडीशंस में इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन ये फिर भी सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ ये। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस हम इस पे पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो रेवोल्यूशन था ये सबसे पहला आर्म्ड रेवोल्यूशन से मतलब है पहले होते थे लेकिन वही नारेबाजी, ठीक है, जुलूस वगैरह इस टाइप से रेवोल्यूशन किए जाते थे, लेकिन बंदूकें वगैरह या हथियारों के साथ पहली बार ऐसा रेवोल्यूशन हुआ था इतने बड़े पैमाने पर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो रेवोल्यूशन था इसने ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसको काफ़ी एक तरह से कह सकते चैलेंज किया था। ठीक है, ये जो रेवोल्यूशन था उसको पूरे नेशनल वाइड यानी कि पूरे देश के हिसाब से इसको फैलाया गया था। ऑल्दो दिस स्ट्रगल फेल्ड इन द मिशन, हालांकि ये मिशन फेल हो गया था लेकिन इसकी मेमोरीज जो थी वो आगे चल के भी लोगों को इंस्पायर करती रही। ठीक है, तो इस रेवोल्यूशन से एक चीज़ क्लियर हो गई थी इंडियंस को, ठीक है, कि अगर हमें इस गुलामी से, ठीक है, स्लेवरी से अगर मुक्ति चाहिए, फ्री होना है, फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, हमें एक साथ लड़ना होगा। ठीक है, हमें एक साथ इनके अपोजिट जाना होगा, अगेंस्ट जाना होगा। ठीक है, इसमें भेदभाव वाली या जो कहते हैं ना एक फूट डालो शासन करो की जो नीति थी, उनकी पॉलिसीज थी, उसका हमें विरोध करना होगा। हमें एकजुट होकर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करना होगा, तभी हमें इन लोगों से मुक्ति मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन में आ गई थी इंडियंस के। उसके बाद हम बात करें कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये स्ट्रगल हुआ क्यों। ठीक है, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जो 1857 में जो कॉमन मैन या कहें सोल्जर्स जो थे हमारे, या छोटी छोटी स्टेट्स के रूलर्स जो थे, ठीक है, वो फॉरेन रूल जो चल रहा था हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे वो। ठीक है, तो ये जो नाखुशी जो थी, ठीक है, वो धीरे धीरे रिवोल्यूशन में या कह सकते हैं स्ट्रगल बनती जा रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल रहा वो रहा इंडियन सोल्जर्स का। ठीक है, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल था किसी का, तो वो था इंडियन सोल्जर्स का। ठीक है, द सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ participated openly and strengthened it. Lakhs of people sacrificed their life in this struggle. ठीक है, यानी कि इसमें इस रेवोल्यूशन में हर लेवल का या हर कास्ट कह सकते हैं, हर कास्ट का, हर कैटेगरी के, ठीक है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, ठीक है, गरीब तबके के लोग हो, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लाखों लोग इसमें मारे भी गए। फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी यूरोपियन हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। लगभग 15th सेंचुरी से के बाद भी जो यूरोपियंस थे उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इनका आने का मकसद केवल था ट्रेडिंग से मतलब व्यापार करना। ठीक है, उन्हें यहाँ पे आके व्यापार करना था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो व्यापार था उसको बढ़ाया। ठीक है, बढ़ाने के बाद इसको यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, द कंपनीज विच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेड सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वर मेनली फ्रॉम पोर्टुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये जो कंट्रीज थी इनकी फैक्ट्रीज मेनली या कह सकते हैं इनकी कंपनीज यहाँ पे ज़्यादातर स्टेब्लिश हुई। These trade centers were mainly situated on the coastal area. They were called factories. ठीक है, इनको कोस्टल एरिया में क्या किया गया, सेटअप किया गया, इनको सिचुएटेड किया गया। ठीक है, इनको फिर वहाँ पे क्या बोला गया, फैक्ट्रीज। उसके बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी 1600 में, यानी कि 1600 में हुई थी स्टार्ट इन द ईयर ऑफ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ट्रेड वाज द मेन एम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का जो मेन उद्देश्य था, मेन एम था, वो था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। उसके बाद इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स द कंपनी डिड नॉट hesitate to even use unscrupulous methods, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी ने कभी नहीं सोचा कि हमें क्या रास्ते अपनाने चाहिए या क्या सही है क्या गलत। उसे जिस रास्ते से भी प्रॉफिट कमाने का रास्ता नजर आया वो उन्होंने अपनाया। ठीक है। सूरत वॉज फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला सेंटर था, ठीक है, वो था सूरत। फॉलोइंग विच द कंपनी एस्टैब्लिश इट्स मेन ट्रेड सेंटर्स इन भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कैलकाटा, बंगाल एंड मुंबई। ठीक है, ये सारे सेंटर्स में फिर उन्होंने इस्टेब्लिश किया खुद को। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 7th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने यहाँ पे अपना पॉलिटिकल, ठीक है, अभी पहले क्या थी, वो कंपनीज थी, व्यापार करने आई थी, फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक तरह से राजनीतिक शिकंजा भी यहाँ पे कसना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने देश पे कब्जा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सो दैट इज वुड फैसिलिटेट इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। ठीक है, जब औरंगजेब मारे गए तो उनकी जो एक्टिविटीज थी वो काफ़ी बढ़ गई। ठीक है। मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिस्टिंगेटिंग द होल नेशन, डिस्टिंगेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। ठीक है, मुगल एम्पायर जो औरंगजेब था उसके मरने के बाद उसके जो बाकी बचे हुए जो मुगल एम्पायर्स थे उन्होंने क्या किया, उसके राज्य को या उसके शासन को आपस में बांट लिया। उनको एक कोई ऐसा था ही नहीं तो उनकी लीडरशिप कर सके, उनके लिए एक होके काम कर सके, तो सब आपस में बट गए, जिसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। ठीक है। उसके बाद द फ्रेंच कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन हैदराबाद एंड कर्नाटक इन साउथ इंडिया। ठीक है, फ्रेंच कंपनीज जो थी उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश कहाँ किया, कर्नाटक और हैदराबाद, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। इसी के साथ इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनीज इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स बेस्ड 3 वॉर्स अगेंस्ट देम फाइनली डिफीटेड देम। ठीक है, आप सीधी सी बात है, कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच कंपनीज को यहाँ से हटाने के लिए उनके साथ लड़ाई की, यानी युद्ध किए, और लगभग 3 युद्ध लड़े उन्होंने, और इन द लास्ट फाइनली कह सकते हैं उन्होंने उनको फ्रेंच कंपनीज या फ्रेंच को हरा के, ठीक है, अपना यहाँ पे शासन स्थापित किया। इन द ईयर 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ प्लासी। ठीक है, 1757 में नवाब, कहाँ के, बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसको वॉर ऑफ प्लासी बोला गया। इन द ईयर ऑफ 1764 कंपनी फॉट अनदर वॉर एट बक्सर अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध बंगाल एंड मुगल्स एंड डिफीटेड देम। ठीक है, उसके बाद 1764 में एक और युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर वॉर, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने मिलके एक साथ युद्ध किया था। अवध के, उसमें अवध के नवाब थे और बंगाल, अवध, बंगाल एंड मुगल्स, ये तीनों ने साथ में इसमें लड़ाई की थी, लेकिन उनको हरा दिया किसने, ब्रिटिश कंपनी ने। दीज विक्ट्रीज पेव द वे फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये जो जीत हो रही थी, उसकी विक्ट्रीज हो रही थी, इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पे और ज़्यादा पावर एस्टेब्लिश करने का मौका मिल रहा था। उसके बाद gradually the British company started conquering all the forces which challenged the company's intention। उसके बाद अब जब उन्होंने इन लोगों को हरा दिया तो उसको फिर ये एक चीज़ सोचने में आई कि क्या किया जाए, तो उसने क्या किया कि जितने भी फोर्सेस थे
जो कि उसको डिफीट कर सकते थे, कंपनी के खिलाफ जा सकते थे, कंपनी को चैलेंज कर सकते थे, उन सबको वन बाई वन या टाइम टू टाइम पे उन सबको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कंपनी मतलब तबाह कर दिया गया है उनको, ठीक है, जिससे कि कंपनी के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा सके, ठीक है। इसी तरह से उनका जो साम्राज्य था, कह सकते हैं उनका रूल जो था वो बढ़ता गया, ठीक है। अलोंग विद द स्प्रेड ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल द कंपनी dismantled the traditional social and economic structure of India in India। उसके बाद जब उनको इस टाइप का उनका जो कंपनी का जो एरिया था वो फैलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो फिर वो हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगे, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या रिलीजियली, ठीक है। कहने का मतलब ये है पॉलिसीज ऑफ लगान, ठीक है। जब कंपनी यहाँ पे पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई तो उसने क्या किया, लगान लगाना भी स्टार्ट कर दिया, यानी टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है पहले स्टार्टिंग में आए यहाँ पे कंपनी डाली, कंपनी डालने आप खुद सोचते हैं, अगर आज की कंडीशन में हम देखें, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री डालते हैं तो उसका हमें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे उल्टा हो गया, क्या कंपनी आई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद खुद स्टेब्लिश हो गए तो टैक्स लेने लगे उल्टा, समझने की बात है, ठीक है। तो इसी तरह की जो कंडीशंस बन रही थी उसी की वजह से लोगों में स्ट्रगल बनता जा रहा था, यानी कि उनमें एक तरह से नाखुशी, जो हमने बताया आपको एक वर्ड बोला था, ठीक है, उनके मन में एक रोष सा आ रहा था, गुस्सा आ रही थी, जिसके वजह से स्ट्रगल जो है वो पनप रहा था धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज अ रिवोल्ट बाय फराइजिस हु वर फॉलोवर्स ऑफ सेक्ट of Muslim against the exploitation of farmer by जमींदार एंड ब्रिटिश, ठीक है। जमींदार और ब्रिटिश जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, उनका शोषण जो कर रहे थे, उसके खिलाफ एक रिवॉल्ट हुआ। फराइजिस जो कि एक मुस्लिम अनुयायी थे, ठीक है। आफ्टर कैप्चरिंग पंजाब इन 1849 English had started implementation of their exploitation policy due to that रिजेंटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब स्प्रेड आउट, ठीक है। जब पंजाब को हथिया लिया उन्होंने, कैप्चर कर लिया, कब 1849 में, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, अपनी एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी जो थी उसको उस पर जोर देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पंजाब जो था वो पूरा फैल गया, एक तरह से कह सकते बट गया, ठीक है। गुरु राम सिंह हैड स्टार्टेड to motivate their disciples who were called नामधारी सिख, नामधारी सिख। गुरु राम सिंह जो थे उन्होंने अपने जो उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य जो थे, उनको मोटिवेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिनको बोला गया नामधारी सिख, ठीक है। इन 13 अप्रैल 1857 द फॉर द डिफेंस ऑफ रिलीजियन एंड कंट्री, ठीक है, इनको कंट्री के यानी देश की रक्षा या सुरक्षा के लिए और देश की चाहे धर्म की सुरक्षा के लिए इनको उन्होंने मोटिवेट किया। दे वर कॉल्ड कूका बिकॉज ऑफ दे रेज द वॉइस कूक अगेंस्ट इंग्लिश, ठीक है। यानी कि लोगों जो इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके अगेंस्ट में इनकी जो आवाज़ थी वो एक तरह से कूक की तरह थी, इसलिए इनको कूका बोला गया। इंग्लिश हैज एस्टेब्लिश्ड slaughter house butcher khana in many state of the Punjab या many places of the Punjab where the cows were slaughtered. Kukas attacked those slaughterhouse and got them closed. In this way, Kukas attacked the slaughterhouse of Malarkotla on 15th February 1872 and captured. Police had arrested 49 Kukas and shot them by cannon top. Kuka hugged death bravely by kept their chest to the cannon. कहने का मतलब यह है जो राम सिंह जी थे उन्होंने अपने जो डिसिपल अपने शिष्य जो थे उनको एक तरह से मोटिवेट किया हमारे धर्म और देश की सुरक्षा के लिए। तो उस टाइम पे क्या था, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट के जो लोग थे, इंग्लिश गवर्नमेंट के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, कुछ हमने बताया स्लॉटर हाउस बनाए, ठीक है, जिसको बुचर खाना बोला जाता था। वहाँ पे वो काउज को रखते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, उन बुचर खाने यानी कि जो
जो क्या स्लॉटेड हाउस जो थे, ठीक है, उनको बंद करवाया और कई बार अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी की, जिसके वजह से कुछ सिख जो थे इनमें से कुछ अरेस्ट हुए। कुकास जो थे 49 कुकास जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए और उनको तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है, द टू मेजर रिवॉल्ट बाय कंपनी सोल्जर्स वर in 1800 at Vellore and in the year of 1824 at Barakpur. The revolt of Vellore was inspired by Tipu ancestors, which was mercilessly crushed. यानी कहने का मतलब ये जो बेलोर का रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, वो बहुत बुरी तरह से क्रस्ट कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब उस पर कंट्रोल पा लिया गया था, उस रेवोल्यूशन का कोई सेंस नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद 1824 का जो रिवॉल्ट था लॉन्च्ड बाय सोल्जर्स ऑफ 47th नेटिव इन्फेंट्री मेड इंग्लिश सोल्जर्स वॉन डाउन एट दे क्रस्ड द अटैक ब्रूटली। ठीक है, तो उसके बाद जो बैरकपुर का जो हुआ था 1824 में, ठीक है, उसको भी एक तरह से क्रस्ट कर दिया गया। क्रस्ट मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हमारे खिलाफ आ रही है उस चीज को हम बर्बाद कर दें। ठीक है, वैसे तो क्रस्ट जो होती हैं कार वगैरह रहती हैं उनको पूरा बिल्कुल क्रस्ट कर दिया जाता, दबा दिया जाता है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद द ट्राइब्स रिसाइडिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो टुक टू आर्म एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने इतनी सारी एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज वगैरह सब चलाई, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा पनप रहा था धीरे धीरे। सीधी सी बात है, कोई भी रेवोल्यूशन हो उसका कोई एक रीजन नहीं होता। ठीक है, कई हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती। सीधी सी बात कहते हैं ना कि सब्र की भी एक इंतहा होती है। ठीक है, यानी कि हम बर्दाश्त करें तो कब तक करें, जब तक उसका बांध रहेगा तब तक तो ठीक है, जब बांध टूटता है तो रेवोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ कंडीशंस होती रही जिसके वजह से जो 1857 का रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इसके कॉजेज वगैरह जो थे और इसके फेलियर्स के रीज़न, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको इतना पढ़े, इसको डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, आपके काम में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में कि इसके कॉजेज क्या थे और इसके फेलियर के क्या क्या रीजंस थे और इसमें किस किस ने पार्ट लिया, मेजर जो इवेंट्स थे इसके क्या क्या थे। तो इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसको एक बार पढ़ लें, जो भी डाउट्स रहेंगे उनको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।